गुड मॉर्निंग एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों, हर शुक्रवार हम एक साथ इस वेबिनार में मिलते हैं और कुछ नई चीजें सीखते हैं। ये हमारा एमसीएल का रिवाज बन चुका है। दोस्तों, पिछले सप्ताह हमने सीखा लर्निंग एग्जीक्यूशन बेटर। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि हाउ हमें अपना काम किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में हमने जाना। हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है, जो कि लोग, इनका हमें उचित उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, साथ ही साथ लोकल टीम का गठन किस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि हमारा एग्जीक्यूशन बेहतर होने के लिए सिर्फ हाउ से काम नहीं चलेगा। बेहतरीन के साथ साथ हमें हमारा एग्जीक्यूशन गतिमान भी करना चाहिए। और यही विषय है हमारे आज के इस वेबिनार का, एग्जीक्यूशन फास्टर एंड बेटर। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वेबिनार के और बढ़ने से पहले मैं इस वेबिनार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है, जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। आप सभी से ये नम्र निवेदन है कि कृपया अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले। अपने साथ एक नोटपैड, पेन और पानी की बोतल रखें। इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको सिखाई जाए, कृपया इसे नोट कर लीजिएगा। अगर इंटरनेट कनेक्शन या और किसी वजह से आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस होता है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, इस प्रोग्राम के खत्म होते ही इस प्रोग्राम की ऑडियो और वीडियो फाइल शेयर की जाएगी। आप सभी अपने अपने फ्रंट एंड कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके इस फाइल को हासिल कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, चैट बॉक्स में आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर की गई है, जिसके ऊपर जाकर आपको अपना फीडबैक हमें भेजना है। याद रखिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एमबी वीडियो के साथ।
आपके सामने एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के लिए स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशोहवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसायों में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दे। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है
पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह हाल है हमारे सारे एमसीएल का, क्योंकि आज हमारा पूरा एमसीएल परिवार जुटा हुआ है अपने प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में। हमारा लक्ष्य है हमारे प्रोजेक्ट्स लगाना। हमारे आने वाले स्पीकर, जिनके बारे में मैं कुछ इस प्रकार कहना चाहूंगा कि जो उठते बैठते खाते पीते जागते सोते बस एमसीएल 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 ही करते रहते हैं। एमसीएल उनकी सांसों में बसा है। एमसीएल लहू बन के उनके नस नस में दौड़ रहा है। दोस्तों, मैं इतने यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि हर शुक्रवार जब वो हमें कुछ नई नई स्टोरीज बताते हैं तो हर स्टोरी के खत्म होते ही अंत में उसे हमारे एमसीएल के विजन के साथ में जोड़ा जाता है। दोस्तों, हमारा एमसीएल का विजन जिससे हमें हमारे लक्ष्य से ये भटकने नहीं देती। तो तैयार हो जाइए आज की इस दमदार स्टोरी के लिए। आपके सामने आ रहे हैं इंटेलेक्चुअल हार्डकोर एमसीएल and executive director of MCL, Miss Prachi Dhole. नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार के सेशन की ओर। 2 अक्टूबर पूरे भारतवर्ष में हम एक महात्मा गांधी की जो जयंती है वो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसी के साथ में और एक नेक और महान व्यक्ति का इस दिन पे जन्म हुआ था, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आज हम उसी की स्टोरी, उनके जीवन की स्टोरी जो है वो सुनेंगे। जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इनका जन्म यूपी के मुगलसराय नाम के गांव में हुआ था और उनके जो पिताजी थे वो स्कूल टीचर थे, लेकिन इनके जन्म के बाद में सिर्फ 2 साल के बाद में उनका निधन हो गया। उनके निधन होने के बाद में उनकी जो माताजी थी वो उनको लेके अपने उनके जो दादाजी है उनके पास में उनको लेके गई। लेकिन बचपन से लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ने का बहुत शौक था और इसके वो स्कूल में जाने के लिए 2-2 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, सिर्फ स्कूल अटेंड करने के लिए। इसी दौरान स्कूल में उनके एक बहुत चहेते और अच्छे शिक्षक थे जिनका नाम था मिश्रा जी। उन्होंने उनको एक दिन ये बोला कि तुम सभी बच्चे जो है वो पुस्तक लाते हैं, तुम पुस्तक क्यों नहीं लाते। 2-3 बार बोलने के बाद में भी शास्त्री जी पुस्तक नहीं लाए, तो उन्होंने लास्ट में बोला कि अगर तुमने नेक्स्ट टाइम पुस्तक नहीं लाया तो तुम्हें स्कूल में आने नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने अपना जो दोस्त था उसके पास से पुस्तक लिया और एक रात में पूरा पुस्तक उन्होंने अपने नेक्स्ट बुक में लिख के दूसरे दिन वो अपने शिक्षक के पास में लेके आए। लेकिन वो उन्हें बता नहीं पाए कि हमारी परिस्थिति सही नहीं होने की वजह से मैं पुस्तक नहीं ला सकता, बट उन्होंने वो पूरा लिख के उनको बताया। उनके शिक्षक समझ गए और उसके बाद में उन शिक्षक ने उसका हमेशा ख्याल रखा, शास्त्री जी का। पढ़ते पढ़ते जो आज का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तब काशी विद्यापीठ था, वहाँ से उन्होंने अपना जो है एजुकेशन कंप्लीट किया और वहाँ पे उनको शास्त्री नाम की पदवी मिली। उनका रियल जो सरनेम था वो श्रीवास्तवा था, लेकिन वो बचपन से स्वामी विवेकानंद और गांधी जी, इनके जो थॉट्स है उनसे बहुत प्रेरित थे। इसीलिए उन्होंने अपना जब सरनेम था जो कि कास्ट को रिलेट करता है, वो सरनेम उन्होंने छोड़ दिया और वो लाइफ टाइम शास्त्री जी के नाम से जाने गए। भारत की स्वतंत्रता के बाद में उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर से लेके वो भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रधानमंत्री जब वो बने तब भारत की जो परिस्थिति थी वो बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन में हम थे और वो क्रिटिकल को सिचुएशन को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। जब भारत को ज़रूरत थी फूड की तब उन्होंने भारत में फूड रिवॉल्यूशन लाया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया। जब भारत को ज़रूरत थी मिल्क की तब उन्होंने भारत में वाइट रिवॉल्यूशन लाया। और यही भारत देश उनके लिए हमेशा प्रायोरिटी पे था, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी निजी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। उसका एक प्रतीक है कि उन्होंने अपनी कार भी जो है वो किश्तों में ली थी। तो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे या मंत्री थे जिन्होंने कार भी किश्तों से खरीदी थी। और एक बार जब उनके बेटे ने जो मंत्री करके उनको जो कार दिया गया था उसको अपने कुछ पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने यूज़ किया था, तो उसका रेंट भी उन्होंने गवर्नमेंट को अदा किया था कि नहीं, ये जो काम था, ये जो गाड़ी थी वो मुझे
गवर्नमेंट के काम के लिए दी गई है, लेकिन मेरे बेटे ने उसको अलग काम के लिए उपयोग किया, तो मैं उसका रेंट भी गवर्नमेंट को दूंगा। इस तरीके की उनकी सोच थी। और उनकी फाइनल जो मेन टेस्टिंग है वो तब हुआ जब भारत के अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें आक्रमण हुआ और हमारे यहाँ पे युद्ध की परिस्थिति शुरू हुई। युद्ध की परिस्थिति में भी उनका जो कद था वो 5 फुट 2 इंच था। तो जब भी लोग उन्हें देखते थे तो शायद ये सोचते होंगे कि ये क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने ये इस युद्ध परिस्थिति के वही इस तरीके से हैंडल किया कि पूरे दुनिया को उन्होंने बता दिया कि भारत अभी विचारों से स्वतंत्र है और अपने डिसीजन खुद ले सकता है। जब अमेरिका ने भारत पे दबाव डालने की कोशिश की कि आपने अगर युद्ध को पीछे नहीं लिया तो आपको जो फूड सप्लाई अमेरिका से मिलता है वो हम खत्म कर देंगे। ये सोचते हुए जब लाल बहादुर शास्त्री जी अपने घर पे आए तो उन्होंने अपने फैमिली से पूछा क्या ये हो सकता है कि हम सिर्फ एक बार खाना खाएं और एक बार खाना ना खाएं या रोटी ना खाएं, बिकॉज जो सप्लाई है वो अमेरिका से आता है। और यही ऐलान पूरे उन्होंने भारतवर्ष के सामने एक अपना फैमिली समझ के किया और बोला कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक टाइम खाना खाएंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसी के साथ में उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। उनका ये सोच था कि भारत के किसान और भारत के जवान उनको उतना सम्मान नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, लेकिन वो समाज के एक बहुत इम्पोर्टेंट घटक है और उनको हमें वो सम्मान वो देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनका ये नारा उसी से स्टार्ट हुआ और वो आज तक चलता है और हम उनका इम्पोर्टेंस अभी भी नहीं भूल सकते। जय जवान जय किसान। और उसके साथ में ऐसा आज बोला जाता है कि उनकी जो मृत्यु हुई वो अभी तक गूढ़ रहस्य है पूरे दुनिया के लिए। वो क्यों हुई? दिस इज बिकॉज वो ऐसे लीडर थे कि अगर वो और कुछ साल प्रधानमंत्री रहते थे तो भारत 30 साल आगे रहता था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन एमसीएल जब हम सोचते हैं कि उन्होंने जो नारा हमें दिया था एक जय जवान और जय किसान का, तो हम एक इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो तालुका है और वो जो प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट समर्पित होगा हमारे तालुका किसान के लिए, जिसको आगे लेके जाएंगे हमारे एमसीएल लीडर्स जो हम हर एक तालुका में तैयार कर रहे हैं। और भारत के ये जो प्रोजेक्ट होगा वो भारत के किसानों के लिए ही समर्पित होगा। और ये प्रोजेक्ट को ये इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी कैसे एग्जीक्यूट करना है इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी एक ऐसे व्यक्ति को कि जिन्होंने ज़िंदगी में जो सोचा है उसको एग्जीक्यूट किया है। भले ही वो डॉक्टर हो, भले ही उन्होंने सोचा है कि उनको गवर्नमेंट ऑफिसर बनना हो, और भले ही वो आज ये सोच रहे हैं कि उनको हर तालुका में एक एंटरप्रेन्योर तैयार करना हो। उनका सोच मतलब ही उनका एग्जीक्यूशन है। और आज वो एक नेक्स्ट एग्जीक्यूशन स्टेज पे जाने वाले हैं। भारत के रिन्यूएबल सेक्टर में एक फर्स्ट 100 प्रोजेक्ट्स जो कि 26 जनवरी 2022 तक उनको तैयार कर रहे हैं, और इसी प्रोजेक्ट को कैसा एग्जीक्यूट करना है, कैसे बेटर तरीके से उसको कंप्लीट करना है, इसी के लिए अभी मैं बुलाना चाहूँगी जिनका एग्जीक्यूशन मतलब सोच है, उनकी सोच है, ऐसे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गुलब सर को। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट जबरदस्त वंडरफुल स्टोरी। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम घोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने लंग अपने हार्ट को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को इस नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि ये 9 दिन ये जो उत्सव है ये बहुत इंपॉर्टेंट उत्सव है। ये स्त्री शक्ति का, नारी शक्ति का, हमारे माँ के शक्ति का उत्सव है। और हम तो डे 1 से एमसीएल परिवार में हम सभी लोग मिलके जो कुछ काम कर रहे हैं, पहले दिन से जो काम कर रहे हैं वो हमारी माँ के लिए तो कर रहे हैं, हमारे धरती माँ के लिए, जो सिर्फ इंसानों की, मनुष्य की माँ नहीं है, तो पूरे इस एनवायरनमेंट में, इस पर्यावरण में, इस धरती के ऊपर जितने भी जीव है उस सबकी माँ है। तो मैं आशा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये देवी माँ, दुर्गा माँ हमें ताकत दे, हमारे हाथ मजबूत करे, ताकि बहुत जल्दी हम अपने धरती माँ को इस ग्लोबल वार्मिंग के संकट से हमेशा के लिए दूर करें।
तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन। हाँ दोस्तों, एग्जीक्यूशन। बस कुछ दिनों से मैं सिर्फ इसके बारे में बोल रहा हूं, एग्जीक्यूशन कैसे करें, एग्जीक्यूशन कैसे बेहतर करें, कैसे हमें आगे एग्जीक्यूशन में जाना है, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है ना। आज हम लोग भले ही बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में भी कोई भी कंपनी आप लीजिए, कोई भी कंपनी किसी भी सेक्टर में लीजिए, चाहे वो पुरानी हो, नई हो, किसी भी स्केल की हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी प्रोडक्ट करे, उनका सेक्टर ओनली बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन। इसलिए नहीं कि उस कंपनी के पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए नहीं कि उस कंपनी ने पहले उसका इन्वेंशन किया है, खोज की है, टेक्नोलॉजी की निर्मित की है, पहली बार उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट निकाला है कि जो प्रोडक्ट पहले का भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था, ना ही था ऐसा कुछ कि उनके पास बहुत कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल था, बिजनेस स्ट्रैटेजी थी जो उनके अलावा किसी के पास नहीं थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, सबके पास ऑलमोस्ट सब कुछ था, सेम था। फिर भी कुछ कंपनियां इतनी जबरदस्त काम करती है और उसका एक ही कारण है और वो है एग्जीक्यूशन। दोस्तों, आज हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उस सेक्टर को अगर आप देखोगे, पहला सेक्टर कौन सा है? ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस यानी कौन सा? रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस। जो सेक्टर यानी उतना ही बड़ा है जितना आज करंट ऑयल एंड गैस। दूसरा है फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। हम दूसरी कोई ऐसी कंपनी नहीं कि जो सिर्फ दूध और दूध के प्रोडक्ट्स उसको तैयार कर रही है और बेच रही है नेशनली, इंटरनेशनली। कुछ कंपनियां जो सिर्फ मांसाहार, नॉन वेजिटेरियन, उसके प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, उसमें काम करती है। हम तो सब कुछ कर सकते हैं, यानी करने वाले हैं। जिस देश में हम लोग रहते हैं, जिस देश में हमारा पोटेंशियल है, जैसे जिस तरह के लोग, संस्कृति हमारी है, हम ऑलमोस्ट फूड के सभी प्रोडक्ट्स और सभी तरह के फूड्स में काम करने वाले हैं। कैंसर फ्री फूड में काम करने वाले और पूरी दुनिया को ये कैंसर फ्री फूड सप्लाई करने वाले। और तीसरा हमारा सेक्टर क्या है? तो ये सभी जो पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स है उसको 100% रिप्लेस करना है हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ, एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अभी सोचिए, ये सेक्टर्स इतने बड़े हैं दुनिया के कि अगर इस सेक्टर में हमने एक नंबर का काम किया तो हम अपने देश को फिर से वहां उस लेवल पे लेके जाएंगे जहां वो 80% ऑफ द टाइम था। हम दुनिया की सबसे बड़ी महासत्ता, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना पाएंगे, अपने देश को फिर से उस जगह पे लेके जा पाएंगे अगर इस सेक्टर में हम लोगों ने वैसा अच्छा काम किया। अगर इस सेक्टर में हमने एग्जीक्यूशन बेहतर किया तो फिर से हम हर गांव को सुजलाम सुफलाम कर पाएंगे। तो इट इज नॉट कि हम लोग पहले काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि एमसीएल पहले ऐसी कंपनी की जो इतने बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट्स ला रही है, सब कुछ करे, वो सब सही है, लेकिन एग्जीक्यूशन में हमें बेहतर बनना ही पड़ेगा और यही हमारा एम है, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है, जिस फोकस में, जिस फेज में अभी हम लोग हैं। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि एक लाइन में बताइए कि एग्जीक्यूशन यानी क्या, तो एक लाइन में मैं आपको बताऊं, एग्जीक्यूशन यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स का निर्माण करना और उसको बेचना। एक लाइन यह है एग्जीक्यूशन। तो दोस्तों, हमें बार बार इसके ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट फोकस यही है कि हमें एग्जीक्यूशन में सबसे बेहतर बनना पड़ेगा। तो आइए आज देखते हैं कि कैसे इस एग्जीक्यूशन को और बेटर और फास्टर और स्ट्रॉन्गर किया जा सकता है। दोस्तों, हर देश, हमारे उस देश में बिजनेस अच्छा होने के लिए ट्राई करता है। I mean, वो हर देश चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस वहां हो, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास उस देश का हो, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर किसी भी देश में जाके बिजनेस करती है तो बहुत ज्यादा फायदा उस वहां के देश को भी होता है, क्योंकि जब बिजनेसेस होते हैं, आर्थिक विकास होता है, तो वहां की जो संसाधनें हैं, रिसोर्सेस है, उसकी डेवलपमेंट होती है। वहां के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, रोजगार प्राप्त होते हैं। जैसे रोजगार मिलते हैं तो अपने आप एजुकेशन हो, शिक्षा हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, ये सब चीजें बेहतर बनती है। इतना सब करने के बाद अभी आपको भी पता है कि सब कितने भी हम लोग बिजनेस करें, जो भी प्रॉफिट निकलता है
उसमें से लगभग 25% से 30% हमें टैक्स देना पड़ता है। तो कोई भी देश में अगर ये सब काम करने के बाद ऐसा समझे कि देश एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बनता है कि जो 25 to 30% प्रॉफिट उसके पास चला जाता है। तो हर देश इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है, और किसी देश में ये व्यवसाय करना, व्यापार करना, बिजनेस करना कितना आसान है, कितना कठिन है, इसके लिए एक इंडेक्स, एक इंडिकेटर वर्ल्ड बैंक ने बनाया है जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दोस्तों 2002 से वर्ल्ड बैंक में जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने ये बहुत सारे क्राइटेरिया, बहुत सारे पैरामीटर्स लिए और ऐसा एक इंडेक्स तैयार किया कि कौन से ऐसे देश है कि जहां बिजनेस करना वेरी इजी है, कौन से ऐसे देश है कि जहां बिजनेस करना इजी है, देश जहां बिजनेस करना मीडियम है, और कौन से जो बिलो एवरेज है। और ये सब काम कि कैसे आप इन लोगों को इस कैटेगराइज करोगे, ये कुछ उन्होंने ग्रॉसली ऐसे 10 चीजें हैं जिसके ऊपर इन्होंने ये इंडेक्स तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं इस इंडेक्स को। नंबर 1, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, यानी उस देश में बिजनेस की शुरुआत करना कितना आसान है, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कितने डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, कितना समय लगता है, कितना पैसा आपका खर्च होता है, कितने गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस है, रूल्स है, और ये सब करने के बाद हम लोग कौन सा बिजनेस चालू कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई सारे वेरिएशन हो सकते हैं, क्योंकि वो बिजनेस कौन से सेक्टर में है, वो बिजनेस कौन से स्केल का है, कहाँ वो कर रहे हैं, और ये बहुत सारी चीजें, और ये रीजनल वेरिएशन में भी आती है। हमारे यहाँ भी अगर आप देखोगे तो 5 लाख लेके अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हैं तो उसमें अलग चीजें लगती है, और अगर 5 करोड़ लेके आपको बिजनेस चालू करना है तो उसको अलग अलग चीजें लगती है। अगर महिला बचत घट है, उनको बिजनेस चालू करना है तो वो अलग चीज है, या कोई कॉर्पोरेट है, उनको मर्जर एक्विजिशन के साथ बहुत बड़ा बिजनेस करना, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन आज जो जिस नजरिए से वर्ल्ड बैंक ने ये सब शुरू की है, ये ऐसा समझे कि एक ग्लोबल इंडेक्स है। अगर ग्लोबल कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, उनको दूसरे देश में जाके काम करना है, तो उसको उनके लिए ये उपयुक्त हो सकता है, ऐसा इंडेक्स हम लोग समझ सकते हैं। और ये जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं ये ग्रॉस है, इसमें बहुत रीजनल, बहुत सारे वेरिएशंस है। तो पहला पॉइंट था स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। दूसरा है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिशन, यानी अगर वहां आपको कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करनी है तो उस परमिशन के लिए कितना समय लगता है, वो कितना डॉक्यूमेंटेशन लगता है, कितनी कॉस्ट, कितने पैसे खर्च होंगे, और कितना आसान है ये सब काम करना। अभी वर्ल्ड बैंक ने जो कंस्ट्रक्शन सबके लिए जस्ट फॉर सेक ऑफ पकड़ने के लिए कि आप मिसाल के तौर पर, तो वो पकड़ा है उन्होंने गोदाम, वेयर हाउस। अगर आपको वेयर हाउस का कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको क्या क्या चीजें लगेगी और कितनी आसानी से वहां उस देश में उपलब्ध होगी, ऐसा उन्होंने कहा। तीसरा है गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पावर, एनर्जी, एंड ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी आप बिजनेस चालू करें आप, और कोई भी हो सकता है, कहीं कोई प्रोडक्शन हो प्रोडक्ट का, या सर्विस रिलेटेड बिजनेस हो, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली या एनर्जी पावर कंपलसरी है। और बहुत देशों में ये मुश्किल होता है कि पर्याप्त एनर्जी, बिजली और उस पर्याप्त टाइम पे मिले। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। नेक्स्ट इज रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी। वहां अगर आपने प्रॉपर्टी का निर्माण किया है, या वहां अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कितना आसान है उस प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करना, कितना आसान है कुछ लीगल जो टर्म्स है उस वहां आपके, अगर आप बाहर से इन्वेस्टर हो और उस पर पैसे डालते हो तो कितना आसान है उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना नाम रखना और उसको रिकवर करना। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। नेक्स्ट इज गेटिंग क्रेडिट्स। अगर आपको व्यवसाय के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, पैसे खड़े करने हैं, तो कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा अगर आप उस देश में जाके बिजनेस कर रहे हो। और हमें ये साहजिक, हमें इसका अंदाजा हम भी लगा सकते हैं कि अगर कोई अफगानिस्तान में जाके बिजनेस करेगा आज की तारीख में, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा कि कोई उसको आगे के 10 साल के लिए, 15 साल के लिए पैसे दे। ओके, लेकिन इसके अलावा उस देश के कुछ खुद के नियम होते हैं कि अगर कोई पैसे दे भी रहा है तो उसके कितने डिस्क्लोजर, उसके बारे में कितने सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है। अगर वहां आप शेयर होल्डर्स बनते हो, या वहां कौन से ऐसे लीगल
चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती, इस सभी चीजों का भी इसमें अंतर्भाव किया जाता है। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स। तो अगर इन्वेस्टर के तौर पे आप किसी भी देश में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेसेस कर रहे हो, तो आपकी क्या लायबिलिटी है। अगर आप डायरेक्टर करके वहां जा रहे हैं तो आपकी क्या लायबिलिटीज है, क्या पोजीशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या प्रोटेक्शन है। अगर आप शेयर होल्डर करके हो तो क्या हो सकता है कि अगर शेयर होल्डर्स के कौन सी चीजें हैं जो आपको उस बिजनेस में आपका हिस्सा रखेगा, लॉन्ग टर्म में आपकी मदद करेगा, ये सभी चीजें भी उसमें देखी जाती है। नेक्स्ट जो होता है इज पेइंग टैक्सेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कितने तरह के टैक्सेस है, कैसे कैसे लेवल पे हमें भरने होते हैं, कितना समय लगता है, कितना डॉक्यूमेंटेशन लगता है उस पूरे टैक्स का विवरण करने के लिए। और पूरा बिजनेस करने के बाद एंड ऑफ द डे इतना पूरा करने के बाद आखिर में हमें टैक्स कितना गवर्नमेंट को पे करना है ये भी आता है। और बाद में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर दो देशों के बीच में व्यापार करना है तो उस आयात निर्यात के में कितना फिर वही कितना कंप्लायंसेस है, कितना समय लगता है, कितना डॉक्यूमेंटेशन है, कितना सहज है या कितना मुश्किल है। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, हमेशा बहुत बार जब बिजनेसेस होते हैं तो कोई भी फॉरेन की कंपनी जब आती है दूसरे देश में काम करने, तो वो हमेशा वहां की जो कोई लोकल कंपनी होती है उसके साथ एक एग्रीमेंट करके बिजनेसेस करती है। ये एग्रीमेंट्स फंडिंग के लिए होते हैं, ये एग्रीमेंट टेक्नोलॉजी के लिए होते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट एक बार होने के बाद ये एग्रीमेंट किस हद तक आप इंप्लीमेंट इन्फोर्स कर पाते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उस एग्रीमेंट को वो लोकल कंपनी वो कभी कभी ना मानती है, वहां के लोकल जो सरकार है उनके साथ मिलके डिबार कर सकती है। तो इस ऐसे समय पे फिर वहां के बाहर के वाले की कंपनी को इंटरनेशनल कोर्ट पे जाना पड़ता है उनके इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्समेंट के लिए। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी देश में काम करते हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, एग्रीमेंट भी साइन किया है, लेकिन कितनी वैलिडिटी है उसकी, कितनी इन्फोर्समेंट होगी, कितने सहज आपको वो सब आप कर पाएंगे एग्रीमेंट को इन्फोर्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। और यस, अगर वो कंपनी चलती नहीं है, अगर वो बिजनेस अगर वो कंपनी बिजनेस नहीं कर पाती, अगर उस कंपनी को इंसॉल्व करने है, रिजॉल्व करना है, तो फिर उसके लिए कितना समय लगता है, क्या लीगल प्रोसीजर होती है, कितना मुश्किल कितना आसान होता है, और इतना सब करने के बाद कितने रिकवर हम अपने पैसे या जो भी चीज लगी हुई उसको कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो दोस्तों ये सभी क्राइटेरिया, इनफैक्ट ये सिर्फ 10 क्राइटेरिया मैंने ग्रॉसली आपको बताया, लेकिन ये सिर्फ इतने ही नहीं है, बहुत सारी डिटेलिंग है, जिस डिटेलिंग के ऊपर हम लोग ये सोच सकते हैं कि एक बिजनेस करना किसी देश में कितना आसान है या कितना मुश्किल है। लेकिन अगर हम लोग अपने देश की बात करें, ये तो वर्ल्ड बैंक ने तैयार किया हुआ एक इंडेक्स है। वर्ल्ड बैंक अपने नजरिए से देखते हैं, वर्ल्ड बैंक कौन से इशू हैंडल करते हैं कि जो वही इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स जो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं। लेकिन आज अगर हम लोग हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में आप देखेंगे तो कितने बड़े छोटे छोटे स्मॉल व्यावसायिक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एमएसएमई जो हम लोग बोलते हैं वो सेक्टर है, कितने सारे लोग आज बिजनेस करना चाहते हैं। और हमारे पूरे देश में आप सेक्टर लेंगे तो अलग अलग उसकी कठिनाइयां है या अलग अलग सहजता है, आप जगह लेंगे तो अलग अलग है, आप स्केल लोगे तो अलग अलग चीजें। तो ये एग्जीक्यूशन में ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज आप हमेशा देखिए कि हर देश चाहता है कि वहां उसकी ये जो इंडेक्स है वो बेहतर बने। हर देश ये चाहता है कि उनके यहाँ बिजनेस करना आसान हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बिजनेस कोई भी आके अगर किसी भी देश में बिजनेस करता है ना, तो वो देश ऑटोमेटिकली उस देश का बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। कौन सी ऐसी चीज है कि जो किसी भी देश को, किसी भी प्रदेश को विकास की ओर लेके जाएगा, और दैट इज ओनली एंड ओनली आर्थिक विकास। जब तक आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करोगे, जब तक आप वहां के जो रिसोर्सेस है उसको डेवलप नहीं करोगे, तो ये बाकी की जो डेवलपमेंट है वो सेकेंडरी है। हम लोग चाहते हैं कि बेहतर एजुकेशन हो, बेहतर मेडिकल फैसिलिटी हो, बाकी सब चीजें वो सब सेकेंडरी अपने आप इसके साथ आती है। तो हर देश चाहता है कि उनके यहाँ
बिजनेसेस हो, और उसके लिए वो बेहतर से बेहतर स्कीम्स तैयार करती है। और वैसा ही हमारे देश में भी है। हमारे देश में तो हर राज्य ऐसा समझे कि एक अलग संस्कृति है, एक अलग बोली भाषा है, एक अलग उनका कल्चर है। तो हमारे देश में भी हर राज्य और कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है जो स्टेट लिस्ट में है, जो राज्य के अंदर आते हैं। तो हर राज्य कोशिश करता है कि कैसे उन राज्य में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो, और पूरी वो पॉलिसीज बनाते हैं, अच्छी अच्छी स्कीम्स बनाते हैं। हर साल 3 दिन से लेकर 7 दिन तक एक महोत्सव का आयोजन करते हैं। जैसे वाइब्रेंट गुजरात हो गया, मैग्नेटिक महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक का, यूपी, एमपी, सभी का, हर स्टेट का ऐसा एक महोत्सव होता है। और इस महोत्सव में दो इन्वेस्टर्स को या बिजनेस वालों को उनको बताते हैं कि देखो आप आइए, हम आपको ये सुविधा देंगे, आप हमारे यहाँ बिजनेस करिए। लेकिन ये सब करने के बाद भी हमने देखा कि हर देश, हर राज्य, हर सरकार की ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो। फिर भी हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन उतना आसान नहीं है। कितने सारी कठिनाइयां, मुश्किलें हम आजू बाजू देखते हैं। कई सारे हमारे यहाँ टैलेंट ऐसे होते हैं, पैशनेट होते हैं, किसी एक चीज को करने के लिए पैशनेट होते हैं, दिल लगाकर कई सालों तक वो मेहनत करते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूशन कर नहीं पाते। ऐसे एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कैप्टन अमोल यादव का। कैप्टन अमोल यादव 18 साल से वो एक छोटा सा हवाई जहाज वो उनको बनाना था, छोटा, हम लोग प्राइवेट जेट बोलते हैं वैसे, जहां वो 6 लोग बैठ सकते हैं ऐसा, और उन्होंने बनाया। मुंबई में रहते हैं अभी भी। और मुंबई में तो ऐसी कुछ चीजों के लिए जगह मिलना तो कितना मुश्किल होता है। तो उन्होंने, जहां वो रहते थे कांदिवली चारकोप में, वहां अपने बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर उन्होंने उसका पूरा जो उनका R&D था, उनका जो काम था, वो उन्होंने किया। 18 साल की लगातार मेहनत के बाद पूरी जो पूंजी उनके पास थी, यहां से वहां से पैसा लेके, कर्जा करके उन्होंने पूरा उसमें डाला और इस विमान का निर्माण किया। ये अपने भारत के पहले ऐसे साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, कैप्टन बोल सकते हैं, कि जिन्होंने ऐसे प्राइवेट जेट का निर्माण किया है। दोस्तों, ये होने के बाद यहाँ उनका बहुत बड़ा सत्कार हुआ। हजारों लोगों के सामने सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद उनको बहुत बड़ा उनका गौरव किया, उनके इस कार्य की सराहना की, उनको सभी जो चीज चाहिए वो उनको देने का पूरा वायदा किया। उन्होंने कहा था कि सरकार को कि उनको रनवे के लिए थोड़ी सी जमीन चाहिए। तो सीएम साहब ने उस पूरे सभा में हजारों लोगों के सामने ये भी कहा कि इनको 20 एकड़ जमीन हम लोग देंगे। अभी सीएम साहब खुद ये सब बात कहते हैं और ऐसा सब कुछ होता है। उसके बाद कैप्टन अमोल यादव 3 साल तक वहां के मंत्रालय, ऑफिसर्स इधर उधर मिलते हैं, लेकिन उनको वो जमीन नहीं मिलती। अल्टीमेटली उनको वो अमेरिका जाना पड़ता है, वहां ये फिर वो आगे का काम करते हैं, और अमेरिका जाने के बाद ये चीजें बहुत आसान से हो जाती है। दोस्तों, हमारे आजू बाजू ऐसे कई सारे कैप्टन अमोल यादव है। हमारे आजू बाजू कई सारे ऐसे उद्योजक है कि जो काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं होता है, टाइम पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वी आर बेस्ट इन प्लानिंग। हमारे भारत देश में अगर कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी चीज हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता जो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करते हैं। जो डीपीआर हम लोग बनाते हैं, हमारा डीपीआर वन ऑफ द बेस्ट होता है। कोई भी पॉलिसी अगर हम लोग डालते हैं तो कोई भी पॉलिसी और उसके सभी एंगल्स, सभी पहलू के ऊपर डिटेल्ड एसओपी हमारे देश में होती है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भारत जैसे डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं। लेकिन क्या आप संविधान समझते हैं? संविधान यानी ऐसा समझे कि उस देश को चलाने वाली जिसके ऊपर उस देश का पूरा प्रशासन, पूरा राज्य कारभार जो चलता है ना, जो एसओपी, जो ग्रंथ, उस ग्रंथ को बोलते हैं संविधान। आत्मा होता है ये प्रशासन का, पूरे देश को चलाने का। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट संविधान अगर किसका है तो अपने भारत का है। सबसे बड़ा भी है, सबसे डिटेल भी है, बेस्ट भी है। ऐसे कई सारे चीजें जिसका बाकी के देशों के संविधान में शायद जिक्र भी नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ डिटेलिंग है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब कुछ, सबके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ उसमें लिखे गए हैं, डिटेल में लिखे गए।
लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो इसके आगे भी अगर आप देखोगे, बिजनेस की बात भी करूं मैं, तो हर राज्य में भी अभी संविधान तो एक ऐसी चीज हो गई कि जिसमें सभी चीज आते हैं, लीगल से लेके एजुकेशन से लेके सब 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 कुछ आता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के बारे में देखते हैं कि बिजनेस के में भी अगर आप किसी भी स्टेट से हो, आज की तारीख में हर स्टेट में बहुत अच्छे अच्छे अभी उन्होंने बिजनेस नॉर्म्स डेवलप किए। अंतरराष्ट्रीय लेवल के बिजनेसेस आसान, कैसे उनकी प्रक्रिया आसान हो, सुलभ हो, ऐसी हर सरकार अभी कोशिश कर रही है। कई सारी चीजें ऐसी है कि जो आपको कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम उसमें लाया है। कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं कि जहां वो चाहते कि लोग आए, बिजनेसेस करें, लोग, गवर्नमेंट उनके साथ मिलके, अगर आप कोई फंडिंग का भी आयोजन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपके साथ भी होती है। जगह चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो गवर्नमेंट आपको देने की कोशिश करती है। इतना सब कुछ गवर्नमेंट करती है, फिर भी ये काम होता नहीं है। फिर भी अगर आप देखोगे तो ये काम जितनी फास्ट होना चाहिए उसे होता नहीं। और आज की तारीख में भी भारत में ये जो एग्जीक्यूशन का जो अभी एक वर्ल्ड लेवल का मैंने आपको एग्जीक्यूशन का इंडेक्स बताया, लेकिन एक्चुअली इंटरनल भी जो है, जो शायद वर्ल्ड बैंक नहीं देखती है, हम लोग आजू बाजू देखते हैं कि एग्जीक्यूशन का क्या होता है, उसका अगर आप इंडेक्स देखोगे, उसका अगर आप कन्वर्जन का रेशो देखोगे, वो बहुत कम है। ऐसा कहते हैं कि 3000 आइडियाज जब आती है ना दिमाग में, या कोई सोचते हैं 3000, उसमें से एक इंप्लीमेंट होती है। ऐसा हाल हमारे देश का है। तो क्यों होता है ये? और उसका एक ही कारण है जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, और वो कारण है रेड टेप। वो कारण है लाल फीती शाही। लाल फीती शाही यानी क्या? तो लाल फीती शाही यानी ऐसा समझे कि आपने कोई भी आवेदन किया, कोई भी काम दिया, कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स कागजात दिए, वो फाइल के अंदर जाते हैं, और उस फाइल के ऊपर वो जो लाल फीत होती है, वो लाल रिबन जो होती है, उससे वो फाइल बंद रहती है। तो सोचिए कि सरकार, कोई भी, हर सरकार कोशिश करती है बेहतर आगे जाने की। लोग कोई भी हो, कोई भी जो आता है वो अच्छा काम करने की कोशिश करता है, राइट? लेकिन ये सिस्टम बना के रखी है हम लोगों ने। हमारे देश में एक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है जिसके वजह से ये काम नहीं होते, जिसके वजह से हमारा एग्जीक्यूशन बहुत स्लो होता है। अभी आपके जमीन के टुकड़े का, आपका जमीन का टुकड़ा है या जमीन है, उसका कागज पटवारी के पास है, तलाठी के पास है, उसके लिए अभी डिप्टी कलेक्टर को कलेक्टर क्यों फोन आना चाहिए? वो भी नहीं होता। यानी हमारे यहाँ तो ऐसे सिस्टम है कि जब तक आपका उस कोई पहचान का नहीं है उस ऑफिस में, या जब तक आप उसको जाके मिलते नहीं, जब उसको लगता नहीं कि आपका काम होना चाहिए, तब तक काम ही नहीं होता। और इसको ही हम लोग कहते हैं रेड टेपिज्म। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में। और ये क्यों है? तो ये शुरुआत भी हुई है ब्रिटिश इंडिया से। वो ब्रिटिश इंडिया जो आई थी हमारे यहाँ भिखारी बनकर, वो ब्रिटिश इंडिया जिनको अपना देश का थोड़ा सा इनकम बढ़ाना था, आए यहाँ और बाद में हमारे ही जमीन से रॉ मटेरियल तैयार करके अपने फैक्ट्रियों में भेजा। वहां फैक्ट्रियों का जो माल तैयार किया वहां आके यहाँ भेजा। यहाँ जितना भी सोना था, जितना भी कुछ था, सब अपने देश में लेके गए। और इतना पूरा लूटने के बाद वो पूरे 400 साढ़े 400 साल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सिस्टम तैयार किया। ऐसी स्ट्रॉन्ग सिस्टम कि अगर आप चाहे तो छोड़ सी भी अगर कुछ काम करना चाहिए ना, तो जब तक ये इनको लगेगा नहीं कि काम होना चाहिए, जब तक इनकी मर्जी ना हो, इन्होंने बैठाया हुआ कोई क्लर्क या कोई भी आदमी उसकी मर्जी ना हो, तब तक ये काम आपका होगा नहीं। इस हद तक ब्रिटिश इंडिया ने हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बैठाया। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था कि जिसके वजह से कुछ लोग, चंद हजार लोग, ये करोड़ों लोगों को संभाल रहे थे। इतना स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने किया। उनके एक्ट आज भी बहुत सारी जगह पे, आज भी उनके एक्ट के को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग प्रशासन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो है ना, ये सिस्टम, इस सिस्टम का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि यहाँ हर
कोई भी क्लर्क, एक क्लर्क से दूसरे क्लर्क पे जाने के लिए, एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे जाने के लिए जो कुछ समय लगेगा, यानी गवर्नमेंट भले बोले, राज्य सरकार बोले, केंद्र सरकार बोले कि इसको 7 दिनों में आपको परमिशन देनी चाहिए, 48 आवर्स में ये सब काम होना चाहिए, लेकिन वो 48 आवर्स के पहले ही 40 घंटे में आपको बताएंगे आपके कागज में इतने 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 प्रॉब्लम्स है, जाओ और फिर से इसको करो। यानी इतना सब ये सब सिस्टम है। ओके, और ये हम लोग कितना हम लोग कितना भी कोशिश करें, जब तक जाके उनसे मिलते नहीं, कुछ करते नहीं, तब तक ये काम नहीं होता। ये सबको पता भी है ये होता नहीं, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम सिर्फ हम लोग ही नहीं सफर होते, इसके वजह से तो इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपनियां सफर होती है। यहाँ तक कि पिछले दिनों हमारे यहाँ के सभी जो मंत्री, वो हमारे यहाँ का बिजनेस डेलीगेशन, सरकारी अधिकारी जब अमेरिका गए थे बिजनेस की बात करने, तो अमेरिका के वहां के संसद ने भी ये कहा कि भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बिजनेस करने में है वो है लाल फीती शर्ट। इतना बड़ा प्रॉब्लम ये एग्जीक्यूशन में। तो क्या सोल्यूशन है इसका, क्या करे फिर? जिनके पास पैसे है, सब कुछ है, वो भी कर नहीं पाते। सरकारें आते जिनको हम लोग चुन के देते, वो भी कुछ अच्छा करना चाहते, लेकिन सिस्टम ही ऐसा है कि जिसकी वजह से काम नहीं होते। तो क्या इसका सोल्यूशन है? और इसका सोल्यूशन है लोग। इसका एक ही सोल्यूशन है दोस्तों, और वो है लोग। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है लोग। अगर लोग इकट्ठा आए, अगर लोग साथ में खड़े हो, तो कोई भी ऐसा काम नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो वो कर नहीं सकते। ये जो भी एग्जीक्यूशन में जो भी प्रॉब्लम, कठिनाई आज हमारे देश में, और प्रैक्टिकली बात करते हैं, अगर हम लोग देखें तो वैसे तो ऑन पेपर ग्राम पंचायत की एनओसी नहीं चाहिए, लेकिन हमें पता है कि वो कंपलसरी लगती है। जब हम लोग काम करने जाते हैं, लगता है वो ग्राम पंचायत के लोग वहाँ, वो एनओसी वगैरह सब लगते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस ग्राम पंचायत की सिंपल एनओसी भी आपको 1-1, 2-2, 3-3 महीना नहीं मिलती, जब तक आप उनको मिलते नहीं। ये सब कैसे बदलेगा? इसका एक ही इलाज है, उसका सोल्यूशन है, और वो है लोगों की ताकत। सभी जगह अपरंपार है। आप कोई भी चीज, असंभव भी चीज संभव होगी अगर लोग आपके साथ हैं। और यहाँ नहीं सिर्फ मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, किधर भी हो, लोगों की ताकत जबरदस्त है। क्या आप सोच सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, दुनिया का सबसे पावरफुल देश, जिसके सामने कोई भी देश युद्ध में जीत नहीं सकता, ऐसे देश को, ऐसे अंग्रेज को आपने निकाल दिया, अपने देश से उनको बाहर किया। कैसे? क्योंकि इतने सारे करोड़ों लोग इकट्ठा खड़े हो गए, और ये ताकत, ये इम्पॉसिबल था। सबसे स्ट्रांग आर्मी थी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में था, कोई भी चीज उनके पीछे बिना हो नहीं सकती थी। और ऐसी चीजों में, ऐसे कंडीशन में आपने उनको खड़े दिया, और हमारे इतने सारे लोगों को आजादी दिला दी आपने, लोगों ने। दोस्तों, यही वो ताकत है जो हमारा एग्जीक्यूशन बेहतर कर सकती है। क्यों बनाया हम लोगों ने ये एमपीओ, एक किसान संगठन, एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन? इसके पीछे कारण तो वही है, क्योंकि ये ताकत बहुत जरूरी है एग्जीक्यूशन के लिए। एक तहसील में 10,000 लोगों का एक संगठन है। कौन से तहसील में ऐसा होता है? कौन से तहसील में कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके 10,000 लोग उसके सदस्य हैं? और सदस्य यानी सिर्फ ऐसा फॉर्म भरे ऐसे सदस्य नहीं, स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर्स है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट आपका अकेले का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 10,000 लोगों का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, ये 10,000 किसानों का प्रोजेक्ट है। 10,000 उस तहसील में लोग जो रहते हैं, उनका प्रोजेक्ट है। ये सिंगल इंपॉर्टेंट चीज जब आप समझोगे, और जब उस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करना चालू करोगे ना, सब चीजें बदल जाएगी। ऐसा समझे कि आप घर में शाम के वक्त जा रहे हो, और पूरा अंधेरा है, बहुत बड़ा घर है, पूरा अंधेरा है, और आप सिर्फ एक बटन दबाते हो, और जैसे ही वो बटन दबाते हो, उसमें उस घर में बहुत सारी लाइट होते हैं, वो जल जाती है, और एकदम से वो घर एकदम रोशनी से जगमगा जाता है।
बस वही बटन है ये सोच, बस वही बटन है ये सोचना कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक आदमी का, एक स्टार्टअप का प्रोजेक्ट ही नहीं है, 10,000 किसानों का, 10,000 हमारे खेडूत का, हमारे लोगों का ये प्रोजेक्ट है और उस तरह से एग्जीक्यूट करना है। और अगर हमें हमारा प्रोजेक्ट बेटर, फास्टर और स्ट्रॉन्गर करना है तो हमें हमारे प्रोजेक्ट्स को इस तरह से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, हमारे अपने बिजनेसेस को इस तरह से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आप कभी भी मत सोचिए कि सिंगल पर्सन के किसी स्टार्टअप कंपनी है, भले ही आपकी स्टार्टअप, हमने एक स्टार्टअप की एक अलग एंटिटी रखी है, एमपीओ की अलग एंटिटी रखी है, कभी पार्टनर्स हैं हम लोग, और अपने स्टार्टअप को जरा बाजू में रखिए आप, ये 10,000 लोगों का प्रोजेक्ट है, इस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। ये तो मैं आपको बोलता हूँ कि सिंपल आपके यहाँ जमीन का, अभी कुछ एग्जांपल आपने भी देखे, मैंने भी देखे, जब अभी हम लोग ये काम कर रहे हैं, जमीन का उपलब्ध, जमीन हमारे प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल करके लेना, या जमीन अगर आपके पास भी है तो सिंपल सर्वे उसका करके लेना, गवर्नमेंट सर्वे या उसका लेआउट, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत मुश्किल है एग्जीक्यूशन करने में अगर आप अकेले करते हो तो। लेकिन जब आप 10,000 लोगों का संगठन अगर कुछ कर रहा है तो किसकी हिम्मत ही नहीं है, कोई ऐसी चीज ही नहीं जो आप कर ही नहीं सकते। कहाँ भी, जहां भी आप जाओगे नहीं, परमिशन के लिए जाते हो आप, बाकी कुछ चीजों के लिए जाते हो, संगठन करके जाइए। हमेशा आपको 10,000 लोग चाहिए क्या? नहीं, आपको जो हमेशा आपकी जो टीम है 100, 200, 500 लोगों की, वो काफी है, 50 लोगों की टीम काफी है। लेकिन जब जाओगे तब अलग अलग आप जाओ, हमेशा एक ही आदमी रहता है ऐसा नहीं, आपको बहुत सारे लोग जो टीम, जो आपके चैनल पार्टनर है, जो आपके टीम लीडर है, वो अलग अलग हमेशा प्रमुख हो सकते हैं उस चीज के लिए। आप जब जाओगे तो तब मीडिया को, प्रेस को बताओ, थोड़ा सा आप उसकी मार्केटिंग करो। जब जाओगे किसी भी ऑफिस में ऐसे 50-100 लोग के जाके ऐसे फोटोग्राफ्स निकालो और बोलो कि ऐसा प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं और ऐसा आ रहा है। बहुत सारे ऐसा होता है ना कि न्यूज़पेपर में जो चीजें का कोई ताल्लुकात ही नहीं होते, कोई रेफरेंस ही नहीं होते, ऐसी न्यूज़ेस आती है। लेकिन अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं और जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो ये सभी लोग, ये मीडिया भी आपको सपोर्ट करेंगे ना इस सब चीजों में। लेकिन इस तरह से जब आप इसको एग्जीक्यूट करने को लगोगे तब ये चीज और बेहतर होगी और ये कर पाओगे आप। बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे जहां आपको जाना पड़ेगा, वैसे जाइए आप, एक संगठन करके जाइए और संगठन करके इस काम को आगे बढ़ाइए। जब आपको अप्लाई भी करना है, कि किसी को मिलना है, किसी को बताना है क्या करना है, तो हमेशा एक संगठन करके खुद को आइडेंटिफाई कीजिए, एक संगठन करके खुद को पेश कीजिए, लोगों को पता चलने दीजिए कि 10,000 लोगों का संगठन कुछ काम कर रहा है। और जब ये काम करोगे दोस्तों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी एक ये सोच, ये लिटमस, ये एक टेक ऑफ ऐसी मोड है, बहुत फर्क पड़ेगा जब आप एक स्टार्टअप नहीं, एक 10,000 लोगों का संगठन अगर ये प्रोजेक्ट कर रहा है। और दूसरी बात, आज हम कल से एक्चुअली फेज 2 ऑफ एग्जीक्यूशन में हमने शुरुआत की। यानी क्या किया हमने, तो अभी तक ऐसा समझे कि लगभग 1 महीना हो गया हमने एग्जीक्यूशन की शुरुआत की। 1 महीने से हम लोग बोल रहे हैं, और उसके पहले से भी, कि हर चीज जो भी आपको एग्जीक्यूट करनी है ना, उसमें आप जाइए, आप सीखने की कोशिश कीजिए, आप देखिए कैसी होती है, क्या होता है, क्या क्या चीजें लानी पड़ती है। वो कंसल्टेंट, वो एजेंट, वो जो बाकी के लोग हैं, वो सब उनको रखिए, खुद जाइए, खुद सीखिए, अपनी टीम को डेवलप कीजिए, क्योंकि ये हमेशा हमें करना है। ये प्रोजेक्ट एक नहीं है, हमारे तहसील में एक ऐसा प्रोजेक्ट लगाना नहीं है। कुदरत ने हमें इतना दिया है कि हर तहसील में 20 से 60 प्रोजेक्ट ऐसे लगाने हैं। इतना पोटेंशियल आज भारत में है। तो दोस्तों, हमने कहा है कि इस 1 महीने में आप जाइए, देखिए, बात कीजिए, लोगों को समझिए क्या चीज है। और फर्क नहीं पड़ेगा कि आप चौथी पास है या आप डॉक्टरेट हो, उसका कोई संबंध नहीं है। आप आराम से सीख सकते हैं ऐसी बहुत सारी चीजें, और ऐसी सब चीजों में आप अपनी खुद की इनोवेशन, आपकी खुद की क्रिएटिविटी, उसको भी अंदर लाइए। देखो कि कैसे कोई चीज जो इतने सालों से इस तरह से हो रही है, कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है।
कैसे बेटर किया जा सकता है, कैसे हमारे किसानों के लिए कुछ और बेटर मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि अभी कोई सोचता ही नहीं है। कोई ऐसे किसानों के लिए उस स्तर पे अभी हम लोगों ने क्या सोचा है कि हम तहसील में प्रोजेक्ट करेंगे, एक प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन जितनी पोटेंशियल है उतने प्रोजेक्ट हमें लगाने हैं, कम से कम 20-60 वहां से लेके 60 तक। उसके अलावा हम लोगों ने क्या सोचा है कि हर ग्राम पंचायत में, हर ग्राम पंचायत सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमारा ग्राम पंचायत का प्रोजेक्ट है, एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट हम इस तरह से विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे कि हमारे गांव में रहने वाले हर परिवार को हम एक अच्छा इनकम दें। बायोमास फार्मिंग करे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करे, पशुपालन करे, मधुमक्खी पालन करे, जो कुछ है वो कुछ करे। अभी इस डिटेल में कोई नहीं सोचता है, इस डिटेल में कोई भी कंपनी ने ऐसे नहीं आते कि पहले हम लोग देखेंगे कि लोगों को क्या लगता है, उस हिसाब से हम लोग बिजनेस डेवलप करें। लोग तो अपने बिजनेस लेके आते हैं, अमेजॉन अपने बिजनेस लेके आता है, और बाकी जो लोग हैं, हम जो एक अलग सोच डेवलप कर रहे हैं। मैं चाहता था कि आप अभी इसके ऊपर जो अभी जमीन से आप जुड़े हुए हो, इतने सारे लोग आपके साथ है, हर गांव का, हर तहसील का अपना अपना कल्चर, अपना अपनी सोच है, अपनी अपनी योग्यता है, स्ट्रेंथ है। तो उस तरह से आप इनोवेट करो, क्रिएटिव करो, बेटर करो, और देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसको हमने 1 महीने से भी ज्यादा वक्त दिया, लेकिन दोस्तों हमारे पास अभी लिमिटेड टाइम है। हमारे पास वैसे देखा जाए तो सिर्फ 14 हफ्ते हैं जिसमें हमें ये प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं। तो अभी इस काम करने का तरीका हम लोग बदल रहे हैं, और वो क्या करने वाले हैं कि हमें ये पूरे 26 जनवरी तक ये सभी प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं और लोगों को समर्पित करने हैं। और इसीलिए हम लोग अभी एग्जीक्यूशन का तरीका एमसीएल के वजह से करेंगे। हाँ, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हमने अभी तक आपको सिर्फ एक ऐसा ग्रॉस एक आइडिया दी कि हमको करना ये, जाओ ढूंढो और करने की कोशिश करो, कैसे कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, कुछ डिटेलिंग दी नहीं थी आपको। लेकिन अभी हम लोग आपको जो पर्याप्त जो डिटेल है वो देंगे, खूब एकदम 100% डिटेल देंगे ये भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो चीजें जो काम करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है वो देंगे, सही दिशा देंगे, सही डिटेल्स देंगे, आपसे फीडबैक भी लेंगे। और ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, इस काम में हमारा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हमें हमारे उद्योजकों को डेवलप करना है। हमारा हर उद्योजक एग्जीक्यूशन में बेस्ट होना चाहिए, तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक परिवार एग्जीक्यूशन में दुनिया में बेस्ट हो जाएगा। एक आदमी वहां कोई तो बैठा है, सीईओ, एमडी, वो बेस्ट एग्जीक्यूशन में, उसका कुछ फायदा नहीं होगा। अगर हम लोग गांव से मिलके जुड़ के काम कर रहे हैं, तो वहां का हर उद्योजक जो हमारे ग्राम पंचायत लेवल का है, चैनल पार्टनर है, सभी लोग एग्जीक्यूशन में बेहतर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमेशा कोई भी काम करने में आपको इन्वॉल्व करेंगे, आप उसमें इन्वॉल्व हो, मेंटली, फिजिकली ऑफ कोर्स, और उसमें वो बेहतर हो, उसमें बेटर और बेटर हो काम करने, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे। तो हम आपको राइट डिटेल्स देंगे, राइट डायरेक्शन देंगे, और हम चाहेंगे कि फिर आप उसको डेवलप करें। रीजनल वेरिएशंस होगी, जो चीज हम लोग कर्नाटक में करेंगे, जैसे करेंगे, वो हो सकती है राजस्थान में बहुत अलग तरीके से करनी पड़ेगी शायद, मध्य प्रदेश में अलग, उड़ीसा में अलग। तो रीजनल वेरिएशन हमेशा होगा। अगर हमारे यहाँ गेहूं का ये है, ये वैरायटी आती है अच्छी तरह से, तो उड़ीसा में अलग आ सकती है। तो वैसे ही ये जो हमारा काम करने का तरीका है, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह का भी जो तरीका है, वो भी अलग अलग हम लोग हो सकता है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो, करें, और मिलके हम लोग इसको टाइम पे कंप्लीट करें। आपका सिर्फ क्या फोकस होना चाहिए कि ये जो डिटेलिंग, ये जो राइट दिशा हमें मिली है, उसको पूरी तरह से जितना हम लोग कर सकते हैं, पूरी अपना 100% डाल के उसको बेस्ट एबिलिटी से डेवलप करें, एग्जीक्यूट करें। और इसके लिए मैंने जैसे कहा कि आपके लिए बहुत सारी, एक बहुत बड़ी ताकत आपके साथ है, वो 10,000 लोग। ये 10,000 लोगों का एमपीओ का संगठन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, बहुत 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 बड़ा। आप सिर्फ उस एंगल से देखिए, ये सब चीजें बहुत बदले। तो दोस्तों, आज फिर से एक अलग, एक नवरात्रोत्सव के एक बहुत पावन पुण्य ऐसा पीरियड अभी चालू है। ये 9 दिन बहुत अच्छे रहते हैं, और मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं,
ये हमारे धरती माँ के लिए, इस स्त्री शक्ति के लिए कर रहे हैं। और ये माँ हमें इतना मजबूत करे, इतना डेवलप करे कि हमारा ये जो शेर है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे क्यों शेर हमारा राष्ट्रीय प्राणी है, क्योंकि हम सभी लोग शेर जैसे हैं। अगर हम लोग सोचे तो हमारे देश को फिर से उस लेवल तक लेके जा सकते हैं। और यहाँ तो हम लोग इतने स्वार्थी भी नहीं है, हम लोग इतना भी नहीं सोचते। हम लोग ये नहीं ये बिजनेस इसलिए नहीं कर रहे कि हमें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया को हम सस्टेनेबिलिटी के एक सही राह पर लेके जाए। हम पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो ईंधन हो, चाहे वो कैंसर मुक्त फूड हो, वो उस दिशा में लेके जाने के लिए मदद करें। मैं चाहता हूँ कि देवी दुर्गा माँ हमें हमारे हाथ और मजबूत करें, हमें वो शक्ति प्रदान करें और बहुत जल्दी इस एग्जीक्यूशन में हम लोग आगे बढ़े। मैं आशा करता हूँ कि आप आज का जो थॉट है उसके ऊपर काम करें। मैं उसके ऊपर आपको बहुत कुछ डिटेल एसओपी पद्धति वगैरह नहीं देना चाहता और उसकी जरूरत भी नहीं। आप सिर्फ उसका समझ के जैसे आप एग्जीक्यूशन को चालू करेंगे, आपको अपने आप बहुत सारी चीजें उसमें नजर आएगी और आपका एग्जीक्यूशन बेहतर, फास्टर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Shyam sir. And good morning, MCL. That's it. The Shyam sir's message is loud and clear. The MCL's role is loud and clear. Execution हमें faster और better करना है, तो उसके लिए हमारा रास्ता एक ही है, MCL जन आंदोलन और सत्याग्रह का रास्ता। अगर हम कहें तो हमारे पास हमारी जो ताकत है वो हमारे सारे तालुका में हमारे साथ जुड़े हमारे सम्मानीय फार्मर्स है। शेतकरी, फार्मर, खेडूत, किसान, ये वो ताकत है, वो अगर चाहे तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बदल सकती है। और इसके लिए एग्जीक्यूशन, एग्रीकल्चर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग में हम जो रिन्यूएबल ऑयल गैस सेक्टर बनाने जा रहे हैं, उसमें जो एग्जीक्यूशन करना है वो अभी हमें अकेले नहीं, हमें टीम के साथ करना है और वो टीम जन आंदोलन की टीम होगी। जी हाँ, आज हमारे 180 से ज्यादा तालुका है जहां पे 10,000 से ज्यादा फार्मर्स हर तहसील में हमारे साथ है। और ये प्रोजेक्ट किसी एक एमबीएस का नहीं है, किसी एक एमसीएल का नहीं है, किसी एक एमबीबी का नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट लग रहा है तालुका में, वो हर एक उस फार्मर का है, वो किसान का है, वो खेडूत का है, वो शेतकरी का है। ये विचार सारे एमपीओज को अपने लोगों में ये तैयार करना जरूरी है और उसी के बिना पर ही हम लोग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। श्याम सर ने ये बात बहुत बात दोहराई है। किसी भी शासकीय, निम शासकीय कार्यालय में आप जब एक सत्याग्रही जन आंदोलन बन के जाओगे तो आपकी ताकत वो सिस्टम को हिला सकती है। हम नहीं चाहते कि अमोल यादव जी की स्टोरी को रिपीट किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारा जो ज्ञान विज्ञान, ये बात हो रही है, ये जो रिन्यूएबल ऑयल सेक्टर की बात हो रही है, उसकी वास्तविकता में उसको लाने के लिए हमें जन आंदोलन जरूरी है। तो मैं सारे एमपी ओनर्स, एमबीपी ओनर्स को और चैनल पार्टनर्स को ये आह्वान करता हूं, एग्जीक्यूशन हम कर सकते हैं। इस देश में 4-5 लोगों को, समविचारी लोगों को साथ में रखना, जोड़ना और लंबे से साथ में रखना ये बहुत डिफिकल्ट बात है। वह आपने 10,000 ज्यादा फार्मर्स साथ में जोड़ा है, ये ताकत है। और श्याम सर ने एमसीएल में ये बात को बार बार दोहराया है। यस, आज प्राची मैडम ने हमें जय जवान जय किसान और शास्त्री जी की याद दिलाई। तो इस जय जवान जय किसान, इस घोषणा को हमें आगे लेके जाना है और सीमा पर लड़ने वाले जवान का रोल अभी किसान को करने का समय आ गया है। तो ये जय जवान जय किसान को हम थोड़ा रिवर्स करेंगे, माफी मांगते हुए शास्त्री जी की, कि अभी जय किसान और वो जय किसान हर बनेगा जय जवान। तब जाके हमारा एग्जीक्यूशन बहुत सफलतापूर्वक क्लियर होगा। तो मैं सपना देखने वाले उन सारे एमपी ओनर्स, एमबीपी ओनर्स और शेतकरियों को, खेडूत को, फार्मर्स को नमन करता हूं और कहता हूं चलो साथ में आइए। मैंने 100 बार कहा है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद गाड़ देंगे हम, और मनभेद को सब ये उठा के हम अपनी जो एग्जीक्यूशन की लड़ाई है
वो बहुत ताकत से लड़ेंगे और एकता में ही हमारी ताकत है, एकता में ही हमारी विजय है। तो फिर एक बार श्याम सर को मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने सपना देखा है, वो सपना का जन आंदोलन का मार्ग रास्ता अभी खुल गया है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। इसी हमारी शेतकरी की पावर को लेके हमारा एजुकेशन हमें फास्टर और बेटर करना है। थैंक यू वंस अगेन श्याम सर, थैंक यू प्राची मैडम, थैंक यू ऑल आवर चैनल पार्टनर्स, थैंक यू ऑल आवर एमपीपी ओनर्स, थैंक यू ऑल आवर एमपी ओनर्स, thank you our BDAs, senior BDAs and the legendary team of prime BDAs of MCL and MCL विश्वास रखने वाले हर एक इंडियन फार्मर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अपना ख्याल रखिए और अपने तालुका में अपनी फैक्ट्री का काम, अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम हम फास्टर और बेटर करेंगे, यही आज कसम खाते हैं। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते अपना वही नारा कि यस यस आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और सही मायने में एमसीएल ही सुजलाम भारत का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच लवेश सर एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आपको चैट बॉक्स में एक लिंक दी गई है, कृपया इस लिंक पर जाकर आप अपना फीडबैक हमें भेज दीजिए, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। दोस्तों, आज के इस सेशन में क्या खूब बात कही है, डॉक्टर श्याम सर ने फिर एक बार एक नई चीज हमें सिखाई है। हमारा देश, हमारी कंट्री, हमारा 25 to 30% पार्टनर है हमारे बिजनेस में और ये जन आंदोलन ही है। लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो किसान जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा रखा है, उनकी खातिर हमें ये सारी चीजें करनी है और इसीलिए उन सभी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों, इस ताकत को नजरअंदाज मत कीजिए, इस ताकत को कम मत समझिए। दोस्तों, ये ताकत, हमारा ये प्रोजेक्ट हमें हमारे समय के अंदर लगाने के लिए बहुत बहुत बड़ी मदद करने वाला है। दोस्तों, इसीलिए इस ताकत का सही इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए, हम आपकी तरफ से मैं श्याम सर को यहाँ पर इस बात का यकीन दिलाता हूं कि श्याम सर, हम इस ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे और ये प्रोजेक्ट दिए गए समय में हम पूरा करके दिखाएंगे। दोस्तों, कहते हैं हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये सारे लोग अगर एक साथ आए तो ये चीज नामुमकिन नहीं। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम, आपने जो बात दी है, जो बात कही है कि आदमी उसके कद से नहीं लेकिन उसके कर्मों से जाना जाता है, और उसका सही एग्जाम्पल था हमारे दूसरे पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री जी, और उनका जो नारा था जय जवान जय किसान, उसी को हम आगे बढ़ाने रहे। तो थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम, थैंक यू वेरी मच लवेश सर, थैंक यू वेरी मच ऑल प्राइम बीडीएस और हमारे एमपीओ, एमबीएस, एमबीपी चैनल पार्टनर्स और सभी किसान भाई बहन जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा रखा है। थैंक यू वेरी मच एमसीएल टीम। आप लोगों को यह नम्र निवेदन है कि कृपया अपने सेहत का, अपने परिवार की सेहत का, एमसीएल के परिवार की सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं मंगेश शेलार यहाँ पर यह घोषणा करता हूं कि इसी के साथ आज का ये वेबिनार, आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यही खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।